मुतासरा फरीक हैं तो फिर वो बतौर पिटिशनर हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? और हम मुतासरा फरीक हैं, हम बेनिफिशरी हैं, वो इफेक्टिव्स हैं, तो फिर इस मामले को जज कौन करेगा? एहतजाज से पहले ये जो 4 जजेस की तरफ से तोहफा दिया गया है खत का, किसी को पॉलिटिकल ये लाइन दी गई थी ना कि आपने ये सब कुछ कहना है, ये डट कर खड़े होने का फैसला कर जनाब हमने सिस्टम को नाकों चने चबवाए। दोस्तों साइड भी मौजूद वगैरह में कुछ आमदनी लगता है जनाब के इस्लामाबाद में शारे दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद शख्सियत जो है वो अब आ गए हैं दबाव में और उन्होंने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लिया है। और चूंकि उन्होंने पहले चुप चुपीते अंदर खाते कारवी डालने का जो है वो लाहे अमल इख्तियार कर रखा था और वो धीमे सुरों के अंदर अपनी अपनी वारदातें डाल रहे थे, लेकिन इस मर्तबा ये जो है वो तीसरे नंबर की जो शख्सियत है उनके ऊपर आ गया है दबाव। और उनके ऊपर दबाव आने का नतीजे से जो सूरत हाल है वो जरा थोड़ी सी हो गई है खराब, क्योंकि वहां पर जहां पर तीसरे नंबर वाली शख्सियत मौजूद है तो उसके साथ जो इस वक्त ज्यादा असर रसूख वाली शख्सियत है उसको पड़ गई है जी अब बहुत ज्यादा, पंजाबी के अंदर ना मायना हांदल तांदल, यानी जल्दी पड़ गई है। तो उस हांदल तांदल के अंदर जनाब वो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं जिसके नतीजे में वो आपने अमिताभ बच्चन का जो है वो देखा हुआ ना, वो बड़ा मशहूर शो है, टीवी शो जो इंडिया में चलता है, कौन बनेगा करोड़पति। यहां पर इसका अगला वर्जन शुरू हो गया कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस और उसके जवाब में आ गया मैं बनूंगा चीफ जस्टिस। अब जो इस तरह की दौड़ हो गई है तो उसने तो काम कर दिया खराब। ये जो खत एक आया है सामने 4 जजेस का, वो खत भी उसी दबाव का नतीजा है जो इस्लामाबाद में बड़ी बिल्डिंग के साथ मौजूद छोटी बिल्डिंग के जरिए आ रहा है सामने। अब आप ये कह रहे होंगे कि ना बड़ी बिल्डिंग के ऊपर छोटी बिल्डिंग का कैसे आ रहा है दबाव, तो यही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका जिक्र आपके साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब मुफादात जो हैं वो बड़ी बिल्डिंग के छोटी बिल्डिंग के साथ जुड़ चुके हैं और छोटी बिल्डिंग की तरफ से जो भी मुतालबात या जिन ख्वाहिशात का इजहार करते हुए चाबी भरी जाती है बड़ी अदालत में मौजूद लोगों के, तो वो उसी के तहत काम कर रहे हैं। और मौजूदा सूरत हाल में इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट किरदार हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा और इस सारी कहानी के जो 11 पॉइंट्स लेटर के ऊपर आया ना, ये जनाब इसकी कुछ दिलचस्प चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आज है 8 फरवरी और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में इस वजह से अहमियत का हामिल है कि ये जो इंतखाबात हुए थे 1 साल पहले 8 फरवरी 2024 को, इसके नताइज के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। इन इंतखाबी नताइज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से जो सिस्टम के ऊपर अटैक करने की रविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ना सिर्फ मुसलसल जारी है बल्कि सिस्टम में मौजूद एक और पिलर ऑफ द स्टेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉक्सी के तौर पर या उसकी सहूलतकारी के तौर पर आ रहा है सामने। गुज़िश्ता 1 साल में होने वाले तमाम तर इक़दामात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब अगर सिस्टम को अब हमने चलने देना है या रियासत पाकिस्तान ने अपनी बका को यकीनी बनाना है तो फिर एक मर्तबा उसको अब इस बात का फैसला करना है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर अब रूल्स ऑफ गेम कैसी होगी, सियासत होगी तो कैसी होगी, अदालत होगी तो कैसी होगी, आइन और कानून पर अमल दरामद होगा तो किस तरह होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई एक इदारा अपने आप को आइन और कानून से मावरा कर ले और सारे का सारा बोझ पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डाल दिया जाए और खासतौर पर उन लोगों के ऊपर डाल दिया जाए जो आपकी सोच से इख्तलाफ करते हैं। अगर आप गौर करें तो ये खत जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं जो कल मंजरे आम पर आया था, और इस खत में ने इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजों को जो है वो सामने लेकर आए थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को इस खत के अंदर उजागर करने की कोशिश की गई थी जो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इन 4 जजेस को जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं जिन्होंने ये खत तहरीर किया उनको इस मामले पर राय जनी करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर वो वाकयातन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला चाहते थे तो फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से इस बात को
फैसले का इंतजार करना चाहिए था और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें दायर करवाना चाहिए थी कि जनाब इस मामले को 10 फरवरी से पहले सुने और इस बात का फैसला करें कि क्या इसके ऊपर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर दबाव आता। बजाय इसके कि यह किया जाए, इन 4 जजेस की तरफ से खत तहरीर किया गया और इस खत के अंदर 3 सफ़ात का ये खत है, 11 पॉइंट्स है इसमें, लेकिन बुनियादी तौर पर इस खत के अंदर 3 चीजों को मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई। नंबर 1, 26वीं तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कार्रवाई, और उस कार्रवाई को जोड़ा गया है 26वीं तरमीम की बेनिफिशरी के तौर पर। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम का। और आपको याद होगा कि इस हवाले से जब मंसूर अली शाह साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी थी, तो जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस समाअत के दौरान, जब इस केस के हवाले से रिवर्स समाअत हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हम 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं, यानी इसके बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आने का हमें फायदा है, तो वो तमाम जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल नहीं है, क्या वो इस सारे अमल के मुतासरा फरीक हैं? और अगर वो मुतासरा फरीक हैं तो फिर वो बतौर पिटिशनर हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? और हम मुतासरा फरीक हैं, हम बेनिफिशरी हैं, वो इफेक्टिव्स हैं, तो फिर इस मामले को जज कौन करेगा? क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि जो बेनिफिशरी हैं वो भी मुकदमात की समाअत करें, इल्जाम तराशी करें, और जो मुतासरा फरीक है वो भी इल्जाम तराशी करे और अपने आप को जज भी कहलाए। ऐसे नहीं हो सकता। तो इस सूरत हाल में या तो ये ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए कि एक ऐसे सेटअप को या एक ऐसे जुडिशियल फोरम को तश्कील दिया जाए जो इस तरह के तनाज़ात को हल कर सके, या खास तौर पर बतौर खास इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिचुएशन है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुअत्तल करके एक आर्जी सुप्रीम कोर्ट बनाई जाए, 13, 14, 15 लोगों पर मुश्तमिल, और वो इस सारे तनाज़ात को देखने के बाद को फैसला करे। लेकिन ये सवाल वहां पर भी आ जाएगा सामने के चूंकि ये मौजूदा हुकूमत ने बनाई है और मौजूदा हुकूमत 8 फरवरी के फायदा उठाने वाली है, लिहाजा इसके ऊपर हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगरचे आज इस बात का ऐलान किया कि जनाब हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज के लिए यकीनी तौर पर उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उस एहतजाज से पहले ये जो 8 जजेस, ये जो 4 जजेस की तरफ से तोहफा दिया गया है खत का, ये काबिल एतराज बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम खत की बात करें तो बुनियादी चीज है 26वीं तरमीम और 26वीं तरमीम के हवाले से एतराज। दूसरा है जजेस की ट्रांसफर, और यह कहना कि जनाब चूंकि इन जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया है, और ट्रांसफर आर्जी होती है या परमानेंट होती है ये तो अभी इसका तायुन नहीं किया गया, लेकिन अगर ये ट्रांसफर आर्जी है तो फिर इसको एक्टिंग चार्ज लिया गया है, तो फिर इसके बाद जो है वो सीनियरिटी लिस्ट को क्यों तब्दील किया गया है? और चूंकि सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है, उससे पता चलता है कि ये ट्रांसफर्स जो हैं ये मुस्तकिल हैं। तो अगर ये मुस्तकिल हैं तो इन्होंने नया हल्फ क्यों नहीं लिया? यानी वही बात जो छोटी अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो 5 जज साहिबान थे उन्होंने अपने खत में लिखा था, उसी नुक्ते को जनाब इन जजेस ने अपने खत में लिख दिया। लेकिन जो तीसरा नुक्ता है वो मेरी समझ में नहीं आया। उनका यह कहना है कि ये जो ट्रांसफर की गई हैं, उन ट्रांसफर के नतीजे में बाज़ाब्ता तौर पर अल्फाज लिखे हुए हैं खत के अंदर कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब थे, वो 15वीं पोजीशन पे मौजूद थे सीनियरिटी के, उनको लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद वो ज़ेरे गौर आएंगे मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होने जा रही है उसके सिलसिले में। तो जो काम लाहौर होते हुए नहीं हो सकता था वो इस्लामाबाद होते हुए कैसे हो सकता है? यानी जनाब सरफराज डोगर साहब को लाहौर में बतौर जज उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता था, तो वो इस्लामाबाद आकर भी ज़ेरे गौर नहीं आ सकते। तो इस पर मेरा सवाल है कि मुहतरमा आयशा मलिक साहिबा को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट करने के लिए ज़ेरे गौर लाया गया था, तो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में उनका नंबर कितना था? 9वां नंबर था। अगर 9वें नंबर की जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरक्की पाने के लिए ज़ेरे गौर आ सकती है, तो 15वें नंबर का भी आ सकता है। जजेस का क्राइटेरिया क्या जनाब? चलिए बाकी बातें भी छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी जज ने तैनात होना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है जिसके लिए उसको एलिजिबल तस्वर किया जाएगा? नंबर 1, उसको
15 साल की वकालत का तजर्बा होना चाहिए बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर 15 साल का तजर्बा, या दूसरा ऑप्शन कि वो बतौर हाई कोर्ट 5 साल अपनी सर्विस कर चुका हो। बतौर जज हाई कोर्ट में उसका तजर्बा 5 साल हो, और बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर जनाब 15 साल का एक्सपीरियंस। ये 2 क्राइटेरिया हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इसके अलावा कोई तीसरा क्राइटेरिया नहीं है। अब चूंकि तीसरा क्राइटेरिया नहीं है तो फिर यह सवाल उठाने का बुनियादी मकसद जजेस की अपॉइंटमेंट के अमल को मुतनाज़ा बनाना है, और इस खत के जरिए इस अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, ये कहते हुए कि अगर नए जजेस को अपॉइंट कर लिया जाएगा तो फिर 26वीं तरमीम का केस कौन सा फुल कोर्ट सुनेगा, और अगर इसके अंदर ये 8 जजेस शामिल होंगे तो इस कार्रवाई के जो भी नताइज होंगे या जो भी जजमेंट होगी उसके ऊपर किसी को कोई एतबार नहीं होगा। और अगर ये 8 जजेस उस बेंच में शामिल नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब उसको हम फुल कोर्ट नहीं कह सकते। तो लिहाजा बेहतर है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर वाले इशू के ऊपर फैसला ना आ जाए, और जब तक 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला ना हो जाए, उस वक्त तक जजेस की अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाए। ये बुनियादी तौर पर इसका मामला है। अब जैसा मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि इशू ये नहीं है कि 26वें नंबर पे कौन सा है और 27वें नंबर पे कौन सा है। इशू ये है कि ये जो बड़ी सफेद इमारत है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पर जो तीसरे नंबर वाली अदालती शख्सियत है यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आपने देखा होगा जब से 26वीं तरमीम आई है उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील के बाद आपको मुनीब अख्तर साहब की कोई आवाज कलाम नजर नहीं आ रही। आपको उनकी अदालत की कोई कार्रवाई आपकी कानों में नहीं पड़ेगी। ना मुनीब अख्तर साहब की अदालत के अंदर भी किसी तरह का कोई शोर गोगा हुआ है। जो भी शोर गोगा होता है वो जनाब मंसूर अली शाह साहब के कोर्ट में होता है और वहां पर आयशा मलिक साहबा उनके साथ होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो 4 जज साहिबान हैं, जनाब मंसूर अली शाह साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब आयशा मलिक साहब और जनाब अतर मिनल्ला साहब, ये वो 4 जज साहिबान हैं जो इस वक्त इस मामले को लीड कर रहे हैं। अब इनके ऊपर जैसा मैंने आपसे कहा कि एक जानिब तो मंसूर अली शाह साहब को इस बात का बड़ा जो है दुख है कि उनकी हक तलफी हुई है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज थे। अगर 26वीं तरमीम ना होती तो वो अल जिहाद ट्रस्ट के केस की रोशनी में वो चीफ जस्टिस बन जाते। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि खुद उनके तरफ से या उनके वो जो लोग थे इशारों के ऊपर जो नाच रहे थे, उन्होंने इस सारे अमल को मुतनाज़ा कर दिया था। जब ये बात कहेगी कि जनाब मंसूर अली शाह आएगा तो आके जनाब सब कुछ तौबाला कर देगा, तो ये इस बात का इस मतलब ये है कि किसी को पॉलिटिकल ये लाइन दी गई थी ना कि आपने ये सब कुछ कहना है, और पीटीआई वाले मुसलसल अपने जो है वो यही कह रहे थे कि ना मंसूर अली शाह आएगा और ये चाहेगी गवर्नमेंट, तो माहौल को इसी तरीके से क्रिएट किया गया। अब चूंकि ऐसा नहीं हो सका, वो जज नहीं बन सके, इसी तरीके से जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो जज नहीं बन पा रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की निस्बत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो 6 का टोला है, इसके अंदर आपस के अंदर बड़ी इस वक्त एक यूनिटी मौजूद है। अब 6 का टोला इनफैक्ट इस्लामाबाद का वो सिचुएशन को ड्राइव कर रहा है। ड्राइव इस वजह से कर रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बैटल ग्राउंड है। यानी अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को सबसे ज्यादा जो अगर कोर्ट को मैनेज करने की बात हो ना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की बजाय उसको जरूरत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मैनेज हो जाता है तो फिर उनके बाद बाकी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, क्योंकि बाकी तो फिर कानून का इधर से कान उधर से पकड़ना, उधर से कान उधर से पकड़ना, इस तरह की चीजें रह जाती हैं ना। सजा होगी लोअर कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर सजा बरकरार रहती है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाए और वो सजा खत्म हो जाए, और फिर वहां पर जाके आपको सजा के बाद लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भी ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। एनीवेज, ये जो 6 लोग हैं ये आपस में किसी भी सूरत हाल के ऊपर, चाहे जनाब उनके हक में है, खिलाफ है, जो मर्जी है, ये डटकर खड़े होने का फैसला कर चुके हैं कि जनाब हमने सिस्टम को नाकों चने चबवाने हैं। और इन तमाम लोगों की जो कि बड़ी बिल्डिंग में, बड़ी अदालत में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये चीज इसी सूरत तकवीयत का बायस हो सकती है कि ये निचली अदालत वाले लोग खड़े रहें, क्योंकि उनकी बेस के ऊपर ये अपनी तानाशाही को कायम कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपने
چھوٹی عدالت کے لوگوں سے پاور کو ڈرائیو کرنا ہے تو پھر آپ کو ان کے مفادات کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اسی لیے خیال رکھنے کے چکر کے اندر یہ خط تحریر کر دیا۔ اب چونکہ خط تحریر کر دیا تو پھر اس بات کو بھی ذرا ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جج اعظم خان صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کے سامنے ایک کیس لگا تھا، عدت والا کیس بشرا بی بی کا۔ تو ان پر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ بطور ایڈیشنل سیشن جج انہوں نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اپنے مائنڈ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ ظاہر کر دیا ہے، اپنی سوچ کو ظاہر کر دیا ہے، لہٰذا وہ یہ کیس نہیں سن سکتے، اور انہوں نے اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کیس سننے سے بطور ہائی کورٹ جج معذرت کر لی اور یہ فائل بھجوا دی واپس چیف جسٹس کو۔ اب یہ جو 4 جج صاحبان ہیں، جناب منصور علی شاہ صاحب، جناب منیب اختر صاحب، جناب عائشہ ملک صاحبہ اور جناب اطہر من اللہ صاحب، ان چاروں نے 26ویں آئینی ترمیم، ججز کی اپوائنٹمنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا تنازع، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی ٹرانسفر اور سینیارٹی، ان چاروں معاملے پر یہ جو خط آج کا تحریر کیا ہے 3 صفحات پر مشتمل اور 11 پوائنٹس پر مشتمل، اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے پورے مائنڈ کو ایکسپوز کر دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کن گراؤنڈز پر لیجیٹیمیسی نہیں حاصل کر پائے گی، اور یہ جو ٹرانسفرز ہیں یہ کس بنیاد کے اوپر لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں اگر فل کورٹ بنتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان 4 ججز کو اپنا جو ہے وہ کورٹ کے اندر شامل ہوں گے؟ یہ اب فل کورٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتا 5 ججز پر مشتمل بھی فل کورٹ ہوتا ہے، 3 ججز پر مشتمل بھی فل کورٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اب فل کورٹ بنے اور اس میں یہ 4 ججز شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ اپنی رائے تو پہلے دے چکے ہیں نا، یہ اپنا دوبارہ تو اپنی نئے سرے سے بیک ٹو اسکوئر ون نہیں جائیں گے، لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جلد بازی کے چکر میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو الیکشنز کا تحفہ دینے کی، سیاسی تحفہ دینے کی جلد بازی کے اندر یہ جو کام ہے یہ جناب ہو گیا الٹ، اور اس الٹ کام کو اب سیدھا کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جناب کہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے بھی نہیں کھلتی، اور ان جج صاحبان نے جو ہاتھوں کی لگائی ہیں یہ اب ان سے دانتوں سے بھی نہیں کھلنی، یہ بات طے ہے۔ جو اس خط کا حال بھی بالکل ویسے ہی ہونا ہے جیسے پہلے 5 ججز کا ہوا تھا، ماں سوائے اس کے کہ ڈسٹ بن کے اندر ایک کاغذ کا اور اضافہ ہو جائے گا، یہ خط کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ دیٹس فائنل۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔